मिडिल ईस्ट में बमबारी रुकी हुई है, लेकिन खबर यह है कि कभी भी पासा पलट सकता है, माहौल बदल सकता है। अमेरिका और ईरान की तनातनी इस बात का सबूत है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दूं, सीक्रेट मिशन के तहत मुनीर फिर से ईरान पहुंच रहा है। 5 महीने में मुनीर का यह तीसरा ईरान दौरा है। इस बीच वो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर ईरान के नेतृत्व से बात करेगा, ईरानी राष्ट्रपति से मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्री और पार्लियामेंट स्पीकर एमबी गालिबफ से वो मुलाकात होनी है। और ईरान अमेरिका के बीच 60 दिनों का युद्ध विराम तो चल ही रहा था, अब 17 अगस्त को खत्म भी हो चुका है, लेकिन हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दोनों के बीच में रह रहकर बमबारी हो रही है। इधर कुछ धीमी जरूर पड़ी है। ट्रंप की नई नई धमकियों से फिर युद्ध का क्या सायरन बज गया है? सवाल यह है, क्या सुलह कराने की कोशिश के तहत ही मुनीर ईरान जा रहे हैं? पाकिस्तान दोनों के बीच ब्रोकर का काम तो पहले भी कर रहा था, तब शांति नहीं बहाल हुई, तो अब कैसे शांति बहाल हो जाएगी? 17 अगस्त को ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिनों का अंतरिम सीजफायर खत्म हो गया है, लिहाजा जंग फिर से कभी भी शुरू हो सकती है। खत्म तो हुई ही नहीं अजीत जी, तो फिर से शुरू होने के बाद क्या करें? प्लान क्या है इस वक्त मुनीर का? देखिए वही, और 17 अगस्त को जो 60 दिन का जो एक एमओयू साइन हुआ था दोनों के बीच में, उसकी मियाद खत्म हो गई 17 अगस्त को। जब तक वो एमओयू था जिस पर स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप के दस्तखत थे, और वो भी वर्साई के किले में संधि हुई थी, जो वर्साई का ऐतिहासिक संधि वर्ल्ड वॉर के बाद की जो संधि थी, वहां दस्तखत हुआ था, खुद ट्रंप ने किया था। तो एक उसकी एक सेंटिटी थी, एक वैलिडिटी थी। भले बीच बीच में लड़ाइयां होती रहती थी, लेकिन एक चीज, एक करार एग्जिस्ट कर रहा था, वो उसकी भी अवधि खत्म हो गई है। और इसकी वजह से बहुत वल्नरेबल है। अगर कोई लड़ाई शुरू करे तो रोकने वाली कोई कानूनी चीज नहीं है बीच में। और इस बीच हमने देखा, कल एक इंटरव्यू दिया है राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त करने का सबसे अच्छा साधन वो एमओयू था। तो इस एमओयू का जिक्र होना और उसके बीच फिर मुनीर का जाना, इसका मतलब यह है कि उसको फिर से रीइंफोर्स करने की कोशिश हो रही है कि उस एमओयू की शर्तों को फिर से बहाल किया जाए, एक टेबल पर ले आया जाए, दोनों के बीच में जो 2 राउंड की टेक्निकल वार्ता हुई थी, उस टेक्निकल बातचीत को फिर से आगे बढ़ाया जाए, रास्ता निकाला जाए। देखिए, जो खाड़ी के देश हैं वो अपनी तरफ से खत्म करने के लिए खत्म करना चाह रहे हैं कि अब अमेरिका निकले यहां से, यहां शांति बहाल हो। ये अमेरिका की जिद है, जबरदस्ती ट्रंप और इसलिए अपने आप को अमेरिका से अलग करते हुए खुद अपना प्रोटेक्शन उन्होंने शुरू कर दिया। और देखिए, पूरी दुनिया को यह भी पता है अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, मतलब ट्रंप के इलेक्शन नहीं है, वहाँ हाउस रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन है, 33 सीनेटर के इलेक्शन है, गवर्नर इंटरनल स्टेट्स के इलेक्शन है। और इस युद्ध को अमेरिका में भी अच्छे से नहीं देखा गया है, क्योंकि वहाँ पे भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई है, तेल की प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारी व्यापार की प्रॉब्लम हुई है। तो उसको उनको अवॉइड तो करना ही है। छोटा मोटा एग्रेशन वो कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता उस लेवल का एस्केलेशन दोबारा से शुरू होगा, कम से कम नवंबर से पहले तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रिपब्लिकन स्टेट्स में भी मुश्किल हालत में है। तो वो, लेकिन आपको ऑलिव ब्रांच भी चाहिए, दिखना भी चाहिए कि देखो मैं ताकतवर हूं, तो उसके बीच में कोई रास्ता निकलेगा। तो कौन इनको मैनेज कर रहा होगा कि ऐसा दिखे भी कि संधि हो रही है, लेकिन हम अग्रेसिव भी लगे। दोनों तरफ से ये पोस्चरिंग होती रहेगी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी की है। एक बड़ी खबर आपको दे दें, ईरान पर अमेरिका एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करा। बताइए, अभी आप ऑलिव की बात कर रहे थे, अभी बड़ी स्ट्राइक की तैयारी से जुड़ी हुई खबर है। अमेरिका ने इकोनॉमिक डे का ऐलान कर दिया है। मतलब ये कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से तबाह करने की तैयारी कर चुका है। अमेरिकी धमकी से चीन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि इसके तहत चीन पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जो देश ईरान की मदद करेगा उन पर अमेरिका कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने इकोनॉमिक डे का ऐलान पहली बार किया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। ट्रंप की इस धमकी को चीन से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका ने ये ऐलान किया जो इतिहास में पहली बार किया। द डे का मतलब ये है मिलिट्री की भाषा में घातक ऑपरेशन। अब इसमें चूंकि इकोनॉमी जोड़ दी गई है, इसका मतलब ये कि आर्थिक रूप से सबसे बड़ा हमला। ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी चीन है, तो चीन पर भी अमेरिका इकोनॉमिक स्ट्राइक करने जा रहा है, ये क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी कैसे काम करती है? यही डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ महीने पहले चीन की यात्रा करके आए, उनके साथ बातचीत करके आए। अब ये कह रहे हैं कि ईरान को सपोर्ट करने वाले चीन पर भी बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ईरान को, जो अब तक के पिछले एमओयू की हम बात कर रहे थे, अमेरिका यही कह रहा था ना कि ईरान को फिर से खड़ा करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में हम अपनी तरफ से योगदान देंगे। एक्चुअली ये द डे है क्या? देखिए, अब एक तो एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा है कि ये शिफ्ट है मिलिट्री एग्रेशन से इकोनॉमिक एग्रेशन पर। ये आप मिलिट्री एग्रेशन नहीं करने जा रहे हैं, इसका ये मतलब है। अब आपका शिफ्ट है इकोनॉमिक एग्रेशन की बात है, तो ईरान पर तो पहले ही पाबंदी लगा रखी है अमेरिका ने।
और उसकी पाबंदी के चलते ईरान अपने तेल नहीं बेच रहा था, और उस पाबंदी के बावजूद ईरान का 90% तेल चीन खरीदता है। तो चीन के पास अपना अभी तुरंत अगर कोई भी कार्रवाई अमेरिका करेगा चीन पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके पास 10 महीने से 1 साल का रिजर्व है, और वो रूस से भी तेल खरीद रहा है, चीन से भी तेल खरीद रहा है, और अपने यहाँ भी अपना इंटरनल जो एनर्जी की सिक्योरिटी के उपाय उसने किए हुए हैं। और जो आपने कहा कि अभी भी ट्रंप जो है चीन के साथ पूरी दोस्ती रखे हुए हैं, और उन्होंने तो क्वाड छोड़ दिया, उन्होंने वो G2 बना लिया उन्होंने, और G2 में वो चीन के साथ तालमेल करके और एक तरह से ये एक सहमति बना रहे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम देखेंगे और इधर तुम्हारे हवाले रहेगा। इसकी वजह से ताइवान चिंतित है, इसकी वजह से जापान अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री ने भारत आकर के बातचीत की है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान अपना एक ट्रोइका बना रहे हैं, जो क्वाड था, क्वाड्रिलेटरल की जगह एक ट्रोइका बना रहे हैं। तो ये अमेरिका चीन के साथ दोस्ती किए हुए, और चीन के ऊपर उसने टैरिफ भी ज्यादा लगा ये रखा है। चाइना और अमेरिका की भी कहीं ऐसे तो नहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है अंडरस्टैंडिंग हो तो चाइना के साथ उसने चाइना पर तो टैरिफ लगाया ही हुआ है। हाँ। इसके बावजूद अब ये जो धमकी दे रहे हैं, ये ईरान को आप क्या डरा लीजिएगा, वहां तो न करेंसी बची है, उसका करेंसी इतना डिवैल्यूड हो गई है, ऐसी महंगाई बची हुई है, उनकी न इकोनॉमी बची है, ना कुछ बची है। अब वो तो आप मिलिट्री एग्रेशन से ही वहां आप टॉपल कर सकते थे, आप ग्राउंड पर बूट्स उतार करके टॉपल कर सकते थे, वो अब आप करेंगे नहीं। तो आपके इस इकोनॉमी डी डे का कोई असर ईरान के ऊपर नहीं पड़ना है, 0 शून्य असर होगा इसका। आपको क्या लगता है? दूसरा अमेरिका की आप जो 50 फॉर्च्यून 500 की कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग लेड हैं, उसमें से 80 से 85% की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। और आपको पता है कि अमेरिका अपनी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है, उनको बैक भी करता है, और उसका डीप स्टेट का पार्ट भी होता है, सरकार का पार्ट भी होता है वो। तो चाइना से डीलिंग आप अमेरिका को कर ही नहीं सकते। उसकी हर बड़ी फैक्ट्री का 80% प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है, चाहे वो टेक की कंपनियां हो, चाहे वो सोलर की कंपनियां हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो। तो उनका अलग प्रेशर रहता है अमेरिका पे। तो आप ठीक कह रही हैं, वो ऊपर से कुछ ये भी चलता रहेगा, और साथ में बिल्कुल डीकपलिंग कभी नहीं होगी। लेकिन ईरान को अभी जैसे अजीत जी कह रहे हैं कि ईरान को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना है, जिसकी इकोनॉमी वैसे ही तबाह हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ गए हैं कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड से ये जंग तो ईरान से नहीं जीत सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। ना वो इराक में सफल हो पाए, उस तरह से तो नहीं सफल हो पाए, बल्कि ना वो अफगानिस्तान में सफल हो पाए, लड़ाई नहीं जीता। ईरान में भी वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर ईरान से लेकर कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीत पाया। तो उनकी मिलिट्री पावर एक तरह से वीक दिखती है। तो लंबा युद्ध उनके कभी भी फेवर में नहीं रहा है, उनकी सरकारें गिर गई हैं, उनको इंटरनली बहुत रोष झेलना पड़ा इस बात का। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं? दिखाने के लिए? हाँ, दिखाने के लिए। और अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ इनकी इस पॉलिसी के चलते पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में इनके पांव उखड़ रहे हैं। ये पहली दफा हुआ, आप हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे कि बहरीन से अपना पूरा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करना पड़ा है अमेरिका को। वहां से अपने उन्होंने जो उनके फ्रिगेट्स हैं, उनके जो लड़ाकू, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस वॉशिंगटन, उन्होंने शिफ्ट किए। उन्होंने अपना फ्लीट हटा करके जॉर्डन ले गए, वो वहां से इजराइल ले गए, और हिंद महासागर में ले आए, डिएगो गार्सिया ले आए वहां से। वो चूंकि लगातार अटैक कर रहा था ईरान, और ईरान की अभी भी अटैक करने की मिसाइल कैपेबिलिटी है, उसकी अभी भी ड्रोन कैपेबिलिटी है। और ये कुल मिलाकर के अभी डरा धमका करके होर्मुज पर कोई ना कोई तालमेल, कोई सहमति बनाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। और ये झूठ बार बार उन्होंने कहा कि होर्मुज पर हमारा कंप्लीट कंट्रोल है, फिर अगले दिन कहा कि होर्मुज पर हमारा कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा, और फिर आप ओमान को भी आपने धमकी दे दी, जो अभी तक आपके साथ उसके अच्छे संबंध, ओमान के साथ दोस्ती ही चलती थी ईरान के साथ दुश्मनी के बावजूद, तो और ओमान को भी धमकी दे दी। तो इतना कंफ्यूज्ड है वो इस इलाके के अपने सिक्योरिटी उसको स्ट्रक्चर को लेकर के और अपनी स्ट्रेटजी को लेकर के। अभी तो अमेरिकन भी गिनती कर रहे होंगे कि कितने दिन इनके कार्यकाल के और बाकी हैं, ये जाएं तो वो भी राहत की सांस। 2 साल है, 2 साल से ज्यादा, अभी तो बहुत है। तब तक पता नहीं मिडिल ईस्ट को क्या बना के छोड़ेंगे ये।